बरसों पहले ये तब की बात है जब इलेक्ट्रॉन का जुम्मा जुम्मा आविष्कार हुआ था और जे थॉमसन ने अपने एक एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो पता किया था। उसके कुछ सालों के बाद फील्ड में एंटर करते हैं दो साइंटिस्ट्स, रॉबर्ट एंड्रयूज मिलिकन और हार्वी फ्लेचर। इन दोनों ने अपने एक एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का चार्ज का पता किया था और उनके एक्सपेरिमेंट से जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का पता उन लोगों ने लगाया था वो था नेगेटिव 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और आज जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का एक्सेप्टेड वैल्यू है वो इसके बहुत 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 क्लोज है और वो है नेगेटिव 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो यहां से ये बहुत ही साफ है कि उनका जो ये एक्सपेरिमेंट था इसका एक्यूरेसी बहुत बहुत ज्यादा था। तो चलिए आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि उन दोनों ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैसे पता किया था। सबसे पहले तो हम देखेंगे इस एपरेटस का कंस्ट्रक्शन जो कि मिलिकन और फ्लेचर ने यूज किया था। तो ये था वो एपरेटस जो कि उन लोगों ने यूज किया था। देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो सबसे पहले तो ये है बाहर वाला चेंबर। इसके अंदर दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स होते हैं। ऊपर वाले इस प्लेट में एक होता है छेद, यहां पर स्प्रे करने के लिए एक होता है स्प्रेयर। यहां पर वो कंटेनर जहां पर कि ऑयल रखा जाता है, इससे स्प्रे करने से यहां छोटे छोटे ऑयल के ड्रॉपलेट्स आते हैं और इस छेद से कुछ ड्रॉपलेट्स नीचे गिर जाता है, इस चेंबर में आ जाता है। अब यहां पर यह है एक टेलीस्कोप जिससे कि उन ऑयल ड्रॉप्स के मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मिलिकन और फ्लेचर ने यहां पर यूज किया था माइक्रोस्कोप। अब यहां पर आता है एक कंपोनेंट जो कि एक्सरे रेडिएशन पास करता है इस चैम्बर में। इससे होता क्या है कि यहां पर जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है वो आयोनाइज्ड हो जाता है, उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव टर्मिनल को ऊपर वाले प्लेट के साथ और नेगेटिव टर्मिनल को नीचे वाले प्लेट के साथ जोड़ दिया जाता है। अब यहां पर ऑयल ड्रॉप्स को ऑब्जर्व किया जाता है। कुछ ऐसा दिखेगा अगर आप ये एक्सपेरिमेंट कभी करते हैं तो आपको ऑयल ड्रॉपलेट्स को देखें, इसका मोशन कभी नीचे है कभी ऊपर है। तो ये जब नीचे जा रहा तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के कारण नीचे जा रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये ऊपर की तरफ जाता है। तो चलिए देखते हैं कि मिलिकन और फ्लेचर ने एग्जैक्टली किस तरह से ऑयल ड्रॉप्स के मोशन से इलेक्ट्रॉन का चार्ज को पता किया था। अब आते हैं कंप्यूटेशनल पार्ट में। इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए सबसे पहले तो इस कनेक्शन को काटा जाता है जिससे कि दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना हो। अब क्या है, एक ऑयल ड्रॉपलेट पे कंसंट्रेट किया जाता है, उसे ऑब्जर्व किया जाता है यहां से। तो एक ऑयल ड्रॉपलेट जो कि नीचे की तरफ गिरता है, ऑब्वियसली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के कारण एक ड्रॉपलेट जिस पे की फोर्स लगेगा ग्रेविटी के कारण Fg नीचे की तरफ, और हमें पता है कि ये जो Fg है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसके कारण तो ये नीचे की तरफ गिरेगा। साथ ही साथ और कुछ चीजें, एक यहां पर बुएंट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। बुएंट फोर्स क्या है? बुएंट फोर्स वो फोर्स है जब आप बाल्टी को पानी में डुबो देते हैं तो वो आपको हल्का फील होता है। तो पानी जो है वो कुछ पानी डिस्प्लेस्ड होता है बाल्टी से, तो डिस्प्लेस्ड हुआ पानी के अमाउंट में ही उसका जो वेट है उसी अमाउंट में वो ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करता है उस बाल्टी पे, तो वो है बुएंट फोर्स। तो बुएंट फोर्स ऊपर की तरफ होगा। साथ ही साथ चूंकि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इस पे ऊपर की तरफ एक और फोर्स एक्ट करेगा जिसे कि ड्रैग फोर्स कहा जाता है। एरियल ड्रैग हम कहते हैं या फिर एयर का विस्कस फोर्स हम कहते हैं। सो एक विस्कस फोर्स भी यहां पर एक्ट होगा। विस्कस फोर्स एक्ट होने के कारण क्या होता है, देखिए ग्रेविटी तो इसे नीचे की तरफ पुल कर रहा है,
ग्रेविटी हो या कोई भी फोर्स हो जिसके इन्फ्लुएंस में बॉडी मूव करता है तो उसमें एक्सीलरेशन रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक्सीलरेशन के कारण ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ते रहता है। अब बढ़ते बढ़ते चूंकि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ने से ये विस्कस फोर्स भी बढ़ता है। विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो विस्कस फोर्स भी बढ़ते जाता है, बढ़ते 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 एक समय ऐसा आता है कि ऊपर की तरफ लगा हुआ फोर्स और नीचे की तरफ लगा हुआ फोर्स, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है। तो नेट फोर्स उस समय ऑब्जेक्ट में होता है जीरो। नेट फोर्स जीरो होने के कारण इसमें होता है एक कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड। तो इसमें कांस्टेंट स्पीड v1 आ गया। इसे टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। देखिए ये सारी चीजें जो है, ये जो विस्कोसिटी हो गया और बुएंसी हो गया, टर्मिनल वेलोसिटी वगैरह चीजें, आप अगर आप 11th में हैं अभी, 11th के शुरुआती दौर में, तो वो आप 11th के सेकेंड हाफ में जाके पढ़ेंगे, फिजिक्स में जाके वो पढ़ेंगे, फिजिक्स के सेकेंड हाफ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो है इस पे अब देखिए तीन फोर्सेस एक्ट कर रहा है और ये अभी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर चुका है। टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर चुका है मतलब ये दोनों फोर्सेस और ये जो फोर्स है इन दोनों का सम और ये फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया है। अब टर्मिनल वेलोसिटी v1 इसे मिला है, जिसे कि मेजर करना बहुत ही आसान है कि वेलोसिटी या स्पीड कहें, यहां पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम। तो वो आसानी से इसे मेजर किया जा सकता है। अब ये जो है ये इस पे भी डिपेंडेंट है। अब चलिए फोर्सेस का जो इक्वेशंस होंगे वो हम लिख लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो एफ बी जो है उसे लिखेंगे, लेकिन उससे पहले एफ जी का वैल्यू भी लिख लेते हैं, जो कि बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास जो होगा इस बॉडी का, इस स्फेरिकल बॉडी का, वो होगा 4/3 पाई, इसका जो रेडियस है, ये रेडियस जो है, रेडियस आर, रेडियस का क्यूब, तो ये तो हो गया उसका वॉल्यूम ड्रॉपलेट का, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सो डेंसिटी ऑफ ऑयल इज रो सब ओ, इतना हो गया इसका मास। उसके साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब एफ बी जो है ये होगा 4/3 इंटू पाई आर क्यूब इंटू रो डेंसिटी ऑफ एयर, सो रो सब ए इंटू जी। सो ये हो गया बुएंट फोर्स। और साथ ही साथ जो विस्कस ड्रैग है, विस्कस फोर्स है, ये बराबर होता है स्फेरिकल बॉडी के लिए 6 पाई आर ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, किसका? एयर का। यहां अंदर जो एयर है जो कि विस्कस फोर्स अप्लाई करेगा उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है वो। सो स्पीड जो है ये v1 है, हम एफ v1 की बात कर रहे हैं यहां पर। सो ये तीन इक्वेशंस हो गए तीन फोर्सेस के लिए। अब यहां पर जो इस कनेक्शन को काटा गया था उसे अब फिर से जोड़ दिया जाता है। अब यहां पर होता है पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के बीच, तो जिसके कारण ऊपर वाला प्लेट हायर पोटेंशियल में आ जाता है और नीचे वाला प्लेट लोअर पोटेंशियल में। तो इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, चूंकि ये ड्रॉपलेट जो है नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है। अब सिचुएशन को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। सो अब वही ड्रॉपलेट इस पे ग्रेविटेशनल पुल जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, और एज यूजुअल ये जो बुएंट फोर्स है, बुएंट फोर्स भी ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ एक और फोर्स एक्ट करता है जो कि है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब ऊपर की तरफ काम करता है, जिसके कारण कि ये ऑब्जेक्ट अब ऊपर की तरफ मूव करने लगता है, और मूव करते करते इसे मिलता है टर्मिनल वेलोसिटी। और वो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी कितना है? वो है v2। अब ये v2 क्यों आया टर्मिनल वेलोसिटी? यहां पर भी एरियल ड्रैग होगा, ऑब्वियसली बॉडी मूव कर रहा,
अब एरियल ड्रैग किधर होगा? देखिए, बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एरियल ड्रैग होता है। तो अब एरियल ड्रैग जो है अब ये नीचे की तरफ होगा, FV2। यहां पर देखिए विस्कस फोर्स FV1 है, यहां पर विस्कस फोर्स FV2 है, दोनों सेम नहीं है। बाकी फोर्सेस जो है ये दोनों जो है सेम है, ये दोनों जो सेम है, क्योंकि ड्रॉपलेट सेम है। अब यहाँ FV2 V1 क्यों अलग है, FV1 और FV2? क्योंकि यहाँ दोनों केस में V1 और V2 दोनों का स्पीड जो है, इस ड्रॉपलेट का दो केसेस में जो स्पीड वो अलग अलग है। इसीलिए आप क्लियरली देख सकते हैं कि विस्कस फोर्स जो है ये उस बॉडी के स्पीड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए यहाँ पर FV1 और यहाँ पर FV2। तो अब देखिए यहां से हम दो इक्वेशंस बना सकते हैं। एक तो यहां से केस 1 से, ये केस 1 से, और दूसरा केस 2 से, दो इक्वेशंस बनेंगे। तो पहला इक्वेशन जो है वो है कि FG का मैग्नीट्यूड जो है ये बराबर हो जाएगा FB और FV1 के सम के। और दूसरा इक्वेशन जो यहां से बनेगा वो ये होगा कि जो FG प्लस FV2 है ये बराबर हो जाएगा FE प्लस FB के। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें मिलता है, सबसे पहले तो इस स्फेरिकल बॉडी का जो रेडियस है, स्फेरिकल ड्रॉपलेट का जो रेडियस है वो जो कि बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 9/2। 9 को आप स्क्वायर रूट के बाहर लिख सकते हैं 3 इंटू ईटा इंटू V1 डिवाइडेड बाय रो O माइनस रो सब A इंटू G। ये तो हो गया रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। और फिर यहां से आगे जो इस बॉडी में चार्ज है उसका वैल्यू भी हम पता लगा सकते हैं। चार्ज जो Q इसमें होगा दैट इज इक्वल टू 9 पाई D। D क्या है? D इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस ये D है, इनटू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय V है इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V इनटू स्क्वायर रूट of 2 into eta cube into V1 divided by rho sub O minus rho sub A into G। देखिए ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत लंबा है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक क्लिप डाल देता हूँ। वीडियो को पॉज करके अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस डेरिवेशन को आप लिख लें। अब सारे एक्सपेरिमेंटल डेटा को यहां पर पुट करके मिलिगन और फ्लेचर ने ये पाया कि जो चार्ज है अलग अलग ऑयल ड्रॉपलेट्स पे Q, ये हमेशा एक चार्ज उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यहां n एक इंटीजर है और इस E का जो वैल्यू उन लोगों ने पता किया था ये था, जैसा कि हमने बात किया था, -1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां से ये कंक्लूड किया गया कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, जिसके कारण अगर एक ऑयल ड्रॉपलेट में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसमें चार्ज होता है E। अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसमें चार्ज होता है 2E। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो 3E। इस तरह से ये क्लियरली पाया गया कि ऑयल ड्रॉपलेट्स में जो चार्ज एक्वायर किया गया वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E के बराबर है। और इस काम के लिए मिलिगन को 1923 में मिला था नोबेल प्राइज। यहां पर कुछ कंट्रोवर्सी है कि इस एक्सपेरिमेंट के साथ सिर्फ मिलिगन का ही नाम क्यों जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ नोबेल प्राइज सिर्फ मिलिगन को ही क्यों मिला था। तो इस पे आप जरूर अपना रिसर्च